गुड इवनिंग, मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सब अच्छे से होंगे। सो लास्ट सेशन में जैसे कि हम लोग जीएस पॉइंटर को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य भूगोल की। सामान्य भूगोल को दो खंडों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो लास्ट सेशन जहां पे समाप्त हुआ था वहीं से हम लोग अब इसको कंटिन्यू करने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी जहां पे महासागरीय धाराओं के संदर्भ में आप लोगों को चीजें समझनी है। एक प्रश्न यहां से भी देखने को मिलता है, तो बिल्कुल कंठस्थ है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है। कौन सा कारक है? हिंद महासागर में जो मानसूनी प्रवाह पाया जाना, ये इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी कारक देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे अगलुहास धारा ही चलती है कहाँ? हिंद महासागर में। देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, पूरे ग्लोब को दो पार्ट में आप लोग बांट लीजिए, पूरे ग्लोब को दो पार्ट में बांट लीजिए। हमने आपको बताया था 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे उत्तर की तरफ, इसके आगे नीचे बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, तो यहीं पे सारी धाराओं का आवागमन देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, तो उसको हम लोग मैप में हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको अगलुहास धारा के बारे में पूछा गया तो कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर का लोकेशन कहाँ है? यहाँ पे। इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लें। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा तो कौन है? नॉर्वे। आप नॉर्वे का लोकेशन देखेंगे तो कुछ इस तरफ है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है जी, अगला देखिए, अब यहाँ पे सही सुमेलन के लिए आपसे पूछा गया है सही सुमेलन की बात आपसे पूछी जा रही है। अब जरा इसको समझिए। देखिए ब्राजील धारा, हम्बोल्ट धारा, गल्फ स्ट्रीम, अगलुहास धारा, गल्फ स्ट्रीम है। अब ये किस तरीके के पॉइंट है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ब्राजील धारा की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अब इसके लिए आपको कॉन्टिनेंट की समझ बिल्कुल बेहतर रहे। अब जैसे आप ये देखेंगे, ये आपका एक रफली डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर आप देखेंगे ब्राजील है ना, ब्राजीलियन जो धारा है आपकी करंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कौन सा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे हम्बोल्ट की धारा की बात करें तो दक्षिणी पूर्व प्रशांत में देखने को मिलेगा, दक्षिण पूर्व प्रशांत। और अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसके पश्चिम साइड में देखेंगे ये हम्बोल्ट की धारा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती है। और अगलुहास धारा अभी हम लोगों ने देखा हिंद महासागर में है। और गल्फ स्ट्रीम हमने देखा उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो है, लेकिन कैसी धारा है? एक गर्म महासागरीय जलधारा है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। अगला देखिए, फिर से सही सुमेलन के लिए आपके सामने प्रश्न है। पश्चिमी वायु प्रवाह अब ये कहाँ देखने को मिलता है? तो पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर ये देखने को आ रहा है, चलने वाली बेसिकली ठंडी जलधारा है। कौन? पश्चिमी वायु प्रवाह जो है ये ठंडी जलधारा को डिनोट करता है। और गल्फ स्ट्रीम अभी हम लोगों ने देखा कहाँ है गल्फ स्ट्रीम, एक बार फिर से रिकॉल करें। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कैसी जलधारा है? एक गर्म महासागरीय जलधारा है। अब ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, पॉइंट रिपीट हुआ है यानी दोबारा पूछा गया है। पेरू जलधारा की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। पेरू यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश पेरू, जिसकी राजधानी लीमा, वहीं पे जलधारा देखने को मिल रही है। और कहाँ? प्रशांत महासागर में। अब जरा एक चीज समझ पाए आप लोग कि जैसे ये आपका ग्लोब है ना, अब ये इधर पूरा प्रशांत महासागर फैला हुआ है। अब ये प्रशांत महासागर, देखिए अगर यहाँ पे कोई महाद्वीप है, आप जैसे ये महाद्वीप मैंने ड्रॉ किया तो ये तो इसका पश्चिमी हिस्सा हो गया, यानी महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा। और यहाँ पे इस जलधारा के लिए ये इसका पूर्वी हिस्सा माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? वही चीज, यानी अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे कोई लैंड फॉर्म है तो इसके लिए तो लैंड फॉर्म के लिए तो ये पूर्वी हिस्सा हो गया, लेकिन महासागर के संदर्भ में बात करें तो ये इसका पश्चिमी हिस्सा। कहीं ना कहीं वही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पेरू जलधारा जो है प्रशांत महासागर में देखने को मिल रही है, तो प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आप लोग ऐसे याद रखें। अगला देखिए, विषुवतीय प्रतिधाराओं जिसको इक्वेटोरियल काउंटर करंट के नाम से जाना जा रहा है, ये पूर्व भूमि प्रमुख प्रवाह की व्याख्या होती है। कहाँ होती है? दो विषुवतीय धाराओं का अभिसारण यानी कन्वर्जेंस जो देखने को मिलता है, वो पॉइंट यहाँ पे है। अगला देखिए, कनारी, क्यूरोशिवो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट महासागरीय धाराओं में वह है कौन सी जो प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो कनारी जलधारा। ठीक है, ये सॉरी किसका संबंध नहीं है? तो कनारी जलधारा का संबंध यहाँ पे देखने को नहीं है। हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया, क्यूरोशिवो और ये सब कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं से, ये प्रशांत महासागर से संबंधित हैं, लेकिन कनारी जो है ये नहीं है। ठीक है, वहीं पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, कनारी, हम्बोल्ट
ओयोशिवो अग्लुहास धारा में से कौन है जो शीत महासागर धारा नहीं है, मतलब ठंडी महासागर धारा नहीं है, तो वो है अग्लुहास, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये गर्म जल धारा है, ठीक है। उसी के बाद देखिए बेंगुला, ब्राजील, कनारी और पश्चिमी पवन प्रवाह में कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, तो वो है कनारी, ठीक है। उसके बाद देखें बेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य रेखीय और पेरुवियन धारा में से महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है, वो कौन सी है, वो है पेरुवियन, जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। वहीं पे पेरुवियन हम्बोल्ट की बात करें, क्यूरोशिवो की बात करें, गल्फ स्ट्रीम की बात करें, ब्राजील धारा में कौन सी शीत धारा है, तो ये है आपका पेरुवियन हम्बोल्ट धारा, पेरुवियन हम्बोल्ट धारा, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। अब बात करते हैं सैलिनिटी की, लवणता की। किसी सागर में जो आप देखते हैं खारा पानी होता है वो उसकी लवणता के कारण होता है। तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम के लिए, जरा वो समझें। देखिए महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वो है हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन ये दर्शाता है जो उसकी प्रवणता है लवणता की, ठीक है। वहीं पे सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि ही है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि भूमि से यानी नदियों का जल जो है सागरों में मिल रहा है, और नदियों के जल के बहाव से कहीं ना कहीं केमिकल है, कई सारी चीजें जाके सागर में मिलती है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो इसकी सैलिनिटी है वो प्रभावित होती है, वो उसका मुख्य सोर्स माना जा रहा है। सागरीय जल की लवणता की बात करें, सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। वहीं पे मृत सागर, डेड सी जिसको बोल रहे हैं, लाल सागर, महान सॉल्ट झील और वॉन झील, इनमें से उच्चतम लवणता किसमें पाई जाती है, तो वॉन झील है जो टर्की में अवस्थित है, हाईएस्ट सैलिनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वॉन झील आप लोग ध्यान रखें जो टर्की में है, ठीक है। समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है, तो ऐसे में होगा क्या, लवणता बढ़ेगी किंतु गहराई कम हो जाएगी, है ना, यानी अगर समुद्र का घनत्व डेंसिटी बढ़ी तो लवणता भी बढ़ेगी और लेकिन वहां की गहराई कम देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट झील ये कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है, ये आपके सामने स्केल आपको ध्यान रखना है, 36 ppb%, है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर देखिए काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर और मृत सागर, अब इनमें जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक देखने को मिलेगी तो वो है आपका डेड सी। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता औसतन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद ज्वार भाटा, अब ज्वार भाटा का संबंध जरा एक चीज समझ पाए इसमें, ज्वार भाटा के संदर्भ में एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए ये आपकी समुद्र की लहरें हैं, ठीक है जी, यानी एक बार अगर समुद्र की लहरें उठी हैं, एक बार समुद्र की लहरें उठी हैं, ज्वार आया है, तो ठीक उसी के समय अंतराल के पास यहाँ पे समुद्र की लहरें नीचे भी आई होंगी, इसको बोला जाएगा भाटा, यानी ज्वार और भाटा, यानी ये दोनों कंडीशन बनेंगी कैसे, अब उसको पॉइंट के माध्यम से जरा समझें कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है क्या, वो है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये सारे फोर्सेस इसके पीछे कार्यरत रहते हैं जहां से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी इनडायरेक्ट हाई टाइड की बात करें तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, वो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है जिसके कारण उच्च ज्वार सामने देखने को आते हैं। अच्छा, उसके बाद वृहत ज्वार की बात करें तो ये सिचुएशन कब बनती है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, यानी अगर आपका ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, मून है और ये आपके पृथ्वी है ना, तो ये जब एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई वृहत ज्वार वाली कंडीशन बनेगी, तो यानी बेसिकली पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही काम कर रहा है इसके अंतर्गत, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, है ना। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि या तो सूर्य ग्रहण हो रहा हो या तो चंद्र ग्रहण हो रहा हो, तब भी ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। आइए, महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं, कहाँ, किसके कारण होती है, चंद्रमा के कारण, यानी मेन रोल तो यही प्ले कर रहा है, यानी अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आया तो चंद्र ग्रहण, और अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिर सूर्य ग्रहण, यानी ये सिचुएशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब महासागरीय गर्त की बात करें, गहराई, गर्त मतलब गहराई की बात हो रही है, तो महासागरीय गर्त, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सही सुमेलन आपसे पूछ रहा है महासागरीय गर्त और आपको स्थान दे रखा है एलुशियन, एलुशियन जो गर्त है ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये उत्तर प्रशांत महासागर में यह अवस्थित है, ठीक है।
करमेडेक, करमेडेक ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। वहीं पे बात करें सुंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार इंडिविजुअल रूप में अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि सुंडा गर्त कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर में, ठीक है। उसके बाद एस सैंडविच, एस सैंडविच ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो दक्षिण अंध महासागर में ये देखने को मिलता है। उसके बाद आइए, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त जिसको मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको चैलेंजर के नाम से भी जानते हैं, मैरियाना ट्रेंच, ये पॉइंट ध्यान रखें। और उसके बाद डायामेंटिना गर्त यानी जिसको परीखा के नाम से जान रहे हैं, ये कहाँ है, ये भी हिंद महासागर में अवस्थित है, ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। अगला देखिए, फिर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे महासागर है और यहाँ पे गर्त। अब जैसे अभी हम लोगों ने बात करी प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है, तो मैरियाना गर्त अभी बात करी हम लोगों ने। अटलांटिक महासागर में कौन सा है, प्लूटो रिको गर्त देखने को मिलता है। और आर्कटिक महासागर में है यूरेशियन बेसिन, ठीक है। और हिंद महासागर में है जावा गर्त। तो ये सारे ट्रेंच, इनको ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, गर्त के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखें, या गहराई के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, मैरियाना ट्रेंच जैसे आपने देखा, गर्त देखा, ये पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं जो वर्ल्ड्स की जो रिवर्स हैं, जहां से आपके पास डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, भारत के भूगोल में थोड़ा सा डायमेंशन अलग होगा, लेकिन अभी विश्व स्तर पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी आप लोग आउटलाइन मैप में हाईलाइट करते चलें कि किस नदी का संबंध किस महाद्वीप से है, किस देश से होकर जा रही है, कुछ इस तरीके के पॉइंट, है ना। जैसे उदाहरण के लिए बताएं कि लंदन कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे, है ना। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, सीन नदी के किनारे। तो इस तरीके के जो मेजर पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, जैसे अगला है विश्व की नदियां, हेडलाइन है आप लोगों का। अब यहाँ पे अपवाह क्षेत्र जो ड्रेनेज एरिया है, इसकी दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है, अपवाह क्षेत्र के संदर्भ में बात हो रही है, तो वो है अमेजन। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे, अगर सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप क्या आंसर देंगे, तो आप देंगे नील नदी है। कौन सी नदी है, नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलकर मिस्र, आप देखेंगे नील नदी के किनारे अवस्थित है और भूमध्य सागर में जाके मिल जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी आयतन के अनुसार, अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा फर्क देख पा रहे होंगे इसमें, यानी इसमें देख रहे हैं जल का आयतन ज्यादा है, तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से, तो कौन सी हो जाएगी, आपकी अमेजन नदी। और अमेजन नदी कहाँ पड़ती है, अमेजन नदी कहाँ पड़ती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए कि अमेजन नदी कहाँ अवस्थित है, वो पॉइंट आप लोग बता पाए, ठीक है जी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी नदी पूछी जाए आप उसका आंसर कर पाएंगे। फिर देखिए, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है, वो है जायरे, वो है जायरे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जायरे जो कांगो में अवस्थित है ना, जायरे नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका की कौन सी है सबसे बड़ी नदी, अमेजन, अभी हम लोगों ने बात करी, है ना। एंडीज पर्वत से निकलने के बाद ये सीधा अटलांटिक महासागर में निकास कर रही होती है। उसके बाद नीली नील, जिसको ब्लू नील के नाम से जानते हैं, ये नदी नहीं निकलती है, कहाँ से निकलती है, ताना झील से निकलती है, ताना झील, ठीक है। अगला देखिए, नदियों के संदर्भ में ही है, सही सुमेलन करना है, और ये प्रवाहित हो रही है कैसे, जैसे लीना नदी जो रूस में है और ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित हो जाती है। आमूर जिसका संबंध रूस और चीन से है, ये प्रशांत महासागर में हो रही है, यानी तरतारी की खाड़ी आप देखेंगे वहीं पे, वहां पे ये प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। वहीं पे माही जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये कहाँ प्रवाहित होती है, ये अरब सागर में, है ना, ये पॉइंट। उसके बाद अमेज़न, सिंधु, वोल्गा, राइन, ये कौन सी नदी हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, कौन सी नदी है भ्रंश घाटी से बहती हैं, वो है राइन नदी। भ्रंश घाटी का मतलब समझ पा रहे हैं, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जब विवर्तन की प्रक्रिया हो रही है तो जिसके चलते पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यानी अगर प्रेशर कुछ इस तरीके से आ रहा है, प्रेशर दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यानी न्यू फोल्ड माउंटेन सामने आ जाएंगे। अगर प्रेशर विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये लोकेशन बीच में धंस जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से आप जरा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये था, इस तरीके से लैंडफॉर्म था और प्रेशर खींचा और ये जमीन इधर धंस गई, ये जमीन इधर धंस गई, तो ये बन गए ब्लॉक माउंटेन। ये कौन से माउंटेन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है जी। और ब्लॉक माउंटेन यानी इसी के अंतर्गत भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा और यहीं से नदियां प्रवाहित होनी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, तो कौन सी नदी है? राइन नदी। आइए नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी है? लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार पार कर रही है, ध्यान रखेंगे, लिम्पोपो। और कर्क रेखा को पार करेगी, वो है भारत की नदी है माही नदी। एक पॉइंट यहां मेंशन कर लेंगे, कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है, तो कौन सी है? माही नदी है, ध्यान रखेंगे, कहां है? भारत की है। अभी माही नदी के संदर्भ में आपने देखा था। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, कौन सा? अरीय अपवाह का उदाहरण, तो वो है श्रीलंका। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, महावेली गंगा, महावेली गंगा एक नदी है, ये श्रीलंका की नदी है महावेली गंगा, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। हिमानी झील इटास्का, हिमानी झील है इटास्का, ये इसका स्रोत कौन सा है? तो वो है मिसिसिपी नदी, ये पॉइंट यहाँ पे समझे। अगला देखिए, एशिया की विशाल नदी मेकांग चीन, मलेशिया, कंबोडिया और लाओस में से किसमें नहीं बहती है ना? कौन सी है? एशिया की सबसे विशाल नदी है मेकांग नदी, वो कहाँ नहीं बह रही है? तो मलेशिया में नहीं बहती है, मलेशिया की लोकेशन अलग होगी, तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, सही सुमेलन के संदर्भ में है, नदी है और इधर देश के बारे में दिया हुआ है। नीपर, नीपर नदी कहाँ है? यूक्रेन, है ना। पो नदी इटली में है। राइन नदी कहाँ है? जर्मनी में। उसके बाद रोन नदी की बात करें तो ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ये लोकेशन ध्यान रखें, इसको मैप में देख के जरूर हाईलाइट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, अमेजन, अमूर, कोंगो, लीना, इन नदियों में से कौन सी है जो सबसे लंबी नदी है? अब देखिए विकल्प के अनुसार जाएंगे आप लोग। सबसे लंबी नदी तो ध्यान रखें नील नदी, लेकिन आयतन के अनुसार अमेजन। अब नील नदी ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे लंबी पूछ रहा है तो अमेजन। मान लीजिए इसी ऑप्शन में नील नदी भी होता तो आपका राइट आंसर क्या होता? नील नदी। ठीक है। उसके बाद देखिए, सही सुमेलन नदी और ये किस में जाके मिलती हैं, ये आपके सामने। मेकांग नदी कहाँ मिलेगी? दक्षिण चीन सागर में। थेम्स नदी उत्तरी सागर में, और इसी थेम्स नदी के किनारे लंदन अवस्थित है। ठीक है। वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में है, और जोम्बेजी नदी ये हिंद महासागर में जाके मिल जाती है। क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक के पॉइंट? अगला देखिए, नदियों के किनारे स्थित नगर। अब जो नदियां आपने देखी विश्व के संदर्भ में, अब इनके किनारे कुछ अवस्थित शहर भी हैं जहां से प्रश्न देखने को आते हैं। तो कौन कौन से शहर हैं, क्या क्या पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, जरा वो समझिए। देखिए, सही सुमेलन आपको बताना है नगर और नदियों के संदर्भ में। खार्तूम नगर है जिसका संबंध नील नदी से है। न्यूयॉर्क कहाँ है? हडसन, हडसन की खाड़ी है वहीं पे न्यूयॉर्क अवस्थित है। हालांकि मैप में दिखता नहीं है, लेकिन उसको वहीं पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। बर्लिन, बर्लिन ये कहाँ है? स्प्री। पेरिस, पेरिस सी नदी के किनारे अवस्थित है। वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के किनारे है। और मैड्रिड ये मेंजेनेरेस नदी के किनारे। ये एटलस मैप में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एग्जाम में दिखता है, यानी बहती तो है, ये मैप में नहीं दिखेंगे लेकिन एग्जाम में बहती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए अगला देखिए, सही सुमेलन है फिर आपके सामने। नगर की बात हो रही है और नदियों की बात हो रही है। अब लाहौर पाकिस्तान की बात हो रही है तो रावी नदी के तट पे है। याद आ रहा है 1929 का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पे, तो वही रावी नदी, उसी की बात हो रही है। ठीक है। रोम, रोम यानी इटली की बात हो रही है तो टाइबर नदी के किनारे है। लंदन की बात करें ब्रिटेन तो टेम्स नदी के किनारे, अभी हम लोगों ने बात करी थी। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और काहिरा जो कि मिस्र, काहिरा मिस्र की राजधानी है, और ये कहाँ है? नील नदी के किनारे है। ठीक है जी। चलिए, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट के नाम से जाना जाता है नील नदी को। चलिए अगला देखिए, सही युग्म बताना है वही नगर और नदी के संदर्भ में। पर्थ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये स्वान नदी के किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी की बात करें यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। हैम्बर्ग की बात करें तो एल्ब, कीव की बात करें तो नीपर, कीव है ना, यूक्रेन की राजधानी कीव चर्चा में है। तो जो पॉइंट चर्चा में होते हैं उनकी तो बिल्कुल देश और राजधानी नहीं छोड़नी है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? नीपर। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है, तो ये शंघाई है। शंघाई पे हुआंगपू नदी प्रवाहित हो रही है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सही सुमेलन कौन सा है? नगर और नदी, फिर वही पॉइंट। बैंकॉक ये मेनाम नदी के किनारे है। ठीक है। चाओ फ्राया, नामपेन ये मेकोंग नदी के किनारे है। हनोई लाल नदी जिसको रेड रिवर के नाम से जान रहे हैं। यांगून ये आपका इरावदी नदी के किनारे है। और एंटवर्प, सेल्ट और रोटरडैम ये आपका राइन नदी के किनारे अवस्थित देखने को मिलेगा। यानी इतने सारे पॉइंट आपके सामने ऑलरेडी आ जा रहे हैं, इनको एक बार देख के हाईलाइट करिए, यहीं से आपको प्रश्न मिलना ही मिलना है अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है। अगला देखिए, सही सुमेलन पूछा जा रहा है नदी और देश के संदर्भ में, फिर वही है। पोटोमैक ये यूएसए में है। नील नदी सूडान। ठीक है। टिग्रिस नदी इराक है।
टेम्स नदी इंग्लैंड, देखिए फिर से आ गया वही पॉइंट। बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है, और उसके बाद नदी ये है इस देश के किनारे। उसके बाद वार्सा की बात करें तो ये विस्टुला के समीप अवस्थित है, ठीक है। फिर से वही नदी और शहर। शत अल अरब ये बसरा, पराग्वे जो है ये एसोशियन, ये इस नदी के उस पे है पराग्वे जो है, और नाइजर ये नियामी नदी के किनारे है। कॉन्गो या जायरे जिसको बोल रहे हैं किन्सासा। राइन नदी जर्मनी बॉन इसके किनारे अवस्थित है। कॉन्गो जायरे ये ब्राज़ाविले, ठीक है जी। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या क्या पॉइंट आपको जानने हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।